प्रवक्ता बनाया गया पार्टी की ओर से कुछ दिन पहले। आपको बधाई भी और स्वागत भी आपका उमेश जी। और हमारे साथ में राजेश जौहरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत करते हुए पहला कमेंट उमेश जी आपसे ही। तो सिंधिया जी ने बताया कि यात्रा का मकसद तो बताया ही है, लेकिन आप इसमें और क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस निशाना साध रही है कहकर के कि कोई आशीर्वाद मिलने वाला है नहीं, लोकतंत्र खतरे में, और केंद्रीय मंत्री जो है यात्रा निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे उमेश जी? दिग्विजय सिंह जी के बयानों को न केवल मध्य प्रदेश की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले से ही उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया था। अब तो मध्य प्रदेश की जनता भी उनके बयानों में एक विदूषक शैली देखती है। और इस समय उन्होंने जो कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, वो इस समय अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रम को लेकर आहत है। क्या है कि उनका इस्लामिक प्रेम जो है वो जग जाहिर है और मानसिक संवेदना में डूबे हुए, मानसिक विषाद में इस समय घिरे हुए हैं। और ये दिग्विजय सिंह जी थे जिनकी दुर्भी संधि, षड्यंत्र और लाक्षागृह निर्माण के कारण कांग्रेस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे कोहिनूर को गंवाया था। अब आज जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के चमकदार और ज्योतिर्मयी नेतृत्व में मालवा और निमाड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केसरिया पताकाएं चारों तरफ फहराती हुई दिखाई दे रही है, तो दिग्विजय सिंह जी का ये बयान स्वाभाविक है। दिग्विजय सिंह जी वास्तव में जनाधार खो चुके एक ऐसे नेता हैं कि जिनकी वृत्ति छपाक के पास हुए और उनको मालूम है कि न्यूसेंस की वैल्यू होती है। वो इस प्रकार के नकारात्मक बयान इस प्रकार के जारी करते हैं कि भले ही उनकी गरिमा का हनन हो जाए, पर वो राजनीतिक रूप से चर्चा में बने रहना चाहते हैं। और वस्तुतः में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर निशाना साध रहे हैं, कंधा ज्योतिरादित्य जी का है पर निशाना ये कमलनाथ जी पर है। तो हमको तो भारतीय जनता पार्टी को उनके बयानों से भाजपा की सेहत पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उन्होंने अपनी मंत्रा मनोवृत्ति से कई भाव धारण करा दिया कमलनाथ जी जैसे संजीदा नेता को, वैसे ही अब उनके निशाने पे स्वयं कमलनाथ जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपनी यात्राओं पे निकली है। इस समय गंभीर बात यह है कि हमारे सेंट्रल के सभी 43 मिनिस्टर जो हैं, 39 हमारे भारतीय जनता पार्टी के, 4 हमारे अलायंस के जो मित्र हैं, ये सभी इस प्रकार की यात्राओं पर निकले हैं और ये यात्रा चरणबद्ध निकलेगी। इस समय ज्योतिरादित्य जी को केंद्रीय नेतृत्व ने मालवा निमाड़ भेजा है और जब अगले चरणों की यात्रा होगी तो वो ग्वालियर चंबल भी जाएंगे। थोड़ा मकसद पर और आप रोशनी डालना चाहेंगे उमेश जी? उमेश जी, जो कहा कि भाई संसद में हमारा परिचय नहीं हो पाया था इसलिए, तो अब सिंधिया जी को क्या किसी परिचय की जरूरत है, या डॉक्टर वीरेंद्र कुमार क्या किसी? हाँ नहीं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चुना हुआ जो सांसद होता है, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, एक मान्य परंपरा है, संसदीय आचरण में उसको शुमार किया जाता है कि वहाँ पर हाउस के अंदर मंत्री का परिचय कराया जाता है। और संसदीय आचरण करते हुए जो अराजकता का नजारा इस समय दिखाई दिया है, वहाँ पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। आसन भी पर चढ़ गए, गर्भगृह में चले गए, विधेयकों को फाड़ कर फेंका गया, गाली गलौज करी गई और महिला मार्शलों के साथ मारा पीटी करी गई है। तो मुझे लग रहा है कि तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस प्रकार का संसदीय जो कदाचरण है वो कभी देखा नहीं गया। तो एक कारण ये भी है, पर प्रमुख कारण ये है कि देश भर के अंदर एक वातावरण का निर्माण करना है और हमारे जितने मंत्रीगण हैं वो चाहे मध्य प्रदेश के हो या अन्य राज्यों के हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक उतारने के लिए, और जिन योजनाओं को नीचे तक उतारा है वो जनता उनसे कितनी लाभान्वित हुई है और जनता प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा करती है, तो एक सेतु का काम करने के लिए निकले हुए हैं। चलिए, एक कमेंट हम योगेश जी का ले लें। तो योगेश जी देखिए, इन यात्राओं के इतने मकसद बताएं और कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि भाई संसद में परिचय नहीं होने दिया था, तो अब खुद जनता के बीच पहुंच रहे मंत्री। लेकिन कभी आप लोग कहते हैं कि माफी यात्रा निकालनी चाहिए, कभी आप इसको चंदा वसूली की यात्रा कह देते, कभी कहते हैं लोकतंत्र ही खतरे में आ गया और मंत्री यात्रा पर हैं। तो ये तमाम बातों का आप मंतव्य या मायने समझाएंगे, इनके क्या मर्म है आपकी इन बातों का? जी योगेश जी। है कि ये यात्रा आशीर्वाद यात्रा नहीं है। इस यात्रा का यदि शब्द हम क्षमा याचना यात्रा कहें या पश्चाताप यात्रा कहें तो बहुत ही ज्यादा ये सामायिक संदर्भ में उपयुक्त होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंधिया जी का शगल रहा है, वो सड़क पर जब भी आते हैं कहकर आते हैं कि मैं सड़क पर आ जाऊंगा। हमारे समय भी कहा था कि हम सड़क पर, अभी वो फिर सड़क पर आए हैं। तो सड़क पर आने का उनका हमारे समय मकसद तो दूसरा था।
वो एक दबाव की राजनीति शुरुआत कर रहे थे कांग्रेस में रहकर, कांग्रेस में उनकी नहीं चल पाई, अब दबाव की राजनीति उन्होंने शुरू कर दी भारतीय जनता पार्टी में। अब उनके सड़क पर आने का मकसद, आप उसके नेपथ्य में, आप उसके यदि पीछे जाएंगे जो उनका लक्ष्य निहित होता है, तो लक्ष्य स्पष्ट है कि वो कहीं ना कहीं से शिवराज सिंह जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना चाहते हैं। और ये हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की राजनीति की एक, जिसको कहते हैं चौसर की चाल रही है, एक उनकी स्टाइल रही है। तो इसमें ये जन आशीर्वाद से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जनता जानती, जनता जहां पर भी वो जा रहे हैं, तो जो बात 2018 की थी वो बात नहीं रही। आप कुछ भी कहें, ढोल ढमाके भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने भी जमा लें, लेकिन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जो भीड़ का उन्माद होता था, जो सैलाब होता था समंदर जैसा, जो जनता उनको देखने के लिए करती थी, अब ऐसी कोई बात नहीं। औपचारिकताएं इंदौर से लेकर देवास तक के मार्ग में लोगों ने देखा, वो चार्म, वो जिसको कहते हैं, जिनका नाम आदित्य है, तो ज्योतिरादित्य है, तो आदित्य जैसी कोई चमक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के काले बादलों ने और भारतीय जनता पार्टी की काली नीतियों ने और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार ने इनको ढक लिया है। अब सूर्य की आभा, आदित्य की आभा समाप्त हो चुकी है। मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों के मामले में हो, कोरोना के मामले में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मेरी एक सलाह है, भूतपूर्व कांग्रेसी होने के नाते, कि अपने अंतस को, अपने अंतर्मन को जीवित करके, अपनी अंतरात्मा से आवाज करके इसमें क्षमा यात्रा मांगना चाहिए और जनता से पश्चाताप, क्योंकि अब शिवराज सिंह जी का वो कद तो रहा नहीं कि शिवराज सिंह जी अब पब्लिक को फेस कर पाए। तो इसलिए ये एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को एक प्यादे का मोहरा बनाकर, प्यादा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया है। लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं वो बातें नहीं है जो कांग्रेस के समय रही। हाँ, दूसरी बात हमारे उमेश भाई कह रहे थे जो दिग्विजय सिंह जी के बारे में, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा के वो साक्षी हैं जिन्होंने प्रजातंत्र का वो काला स्याह चेहरा देखा है कि प्रजातंत्र के मंदिर में सांसदों को, महिला सांसदों को विशेष करके उनके साथ अपमान किया गया, उनको पीटा गया, उनके साथ गाली गलौज की गई। ये प्रजातंत्र के सर्वोच्च मंदिर में भारत के प्रजातंत्र की अवमानना है। और दुर्भाग्य इस देश का कि वैसे जैसे मॉल में और दूसरी जगह जिनको हम सम्मानजनक जगह नहीं कहते, वहां पर जिस तरीके से कमांडो वो खड़े किए जाते हैं, बाउंसर, वैसे बाउंसर हमारे राज्यसभा में घुसेड़े गए और सांसदों से ज्यादा संख्या उन बाउंसरों की रही। वो अलग मामला हो गया, ये तो उस दिन की बात हो रही है। नहीं, बात महत्वपूर्ण है। अभी दिग्विजय सिंह जी के बारे में उमेश जी कह रहे थे, तो प्रजातंत्र खतरे में, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि प्रजातंत्र खतरे में होता हुआ दिग्विजय सिंह जी उसके साक्षी हैं। और ये लोकतंत्र का काम, लोकतंत्र का काम, लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, लोकतंत्र जा रहा है इससे। जब आप बोलने की आजादी नहीं दे रहे हैं, जब आप महिला सांसदों पर हमला कर रहे हैं, तो लोकतंत्र की दुआई। योगेश जी, अभी सोशल मीडिया जब आप देखें ना, तो जिन जिनको देश में खतरा लग रहा है लोकतंत्र, तो उनके लिए वो चल रहा है आज में कि साहब खाली फ्लाइट जा रही है अफगानिस्तान के लिए, जरा होया जिन जिनको डर लग रहा है देश में। योगेश जी, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अब भारतीय जनता पार्टी जिसको बोलते हैं मानसिक रूप से चालाकी करके, अफगानिस्तान से हमें क्या मतलब, और अफगानिस्तान की नीति और नीति से कांग्रेस का क्या मतलब, और कांग्रेस की ओर से एक वक्तव्य, एक टिप्पणी भी दी गई हो तो हमें बताएं। और नरेंद्र मोदी जी की टिप्पणी क्या रही, आप बताएं। नहीं, तो यही तो यहाँ ये भी तो सवाल है, हालांकि मुद्दा नहीं है योगेश जी, लेकिन यही तो आप लोग फंस जाते हैं कि जब फलस्तीन पर हमला होता है इजराइल की ओर से, तो पूरी कांग्रेस बात करने लगती है। लेकिन आज अफगानिस्तान में रातों रात वहां पर हथियारों वाली सरकार बन गई, या सरकार क्या कहे, कब्जा कर लिया, तब आप खुद कह रहे कि हम तो एक शब्द नहीं कह रहे। तो क्या मतलब, वो पड़ोसी देश है और कहाँ फिलिस्तीन, कहाँ इजराइल और कहाँ लगा हुआ अफगानिस्तान, तो आपको कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है? आप खतरे और ना खतरे की कोई बात ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्तव्य जारी करे, गृह मंत्री वक्तव्य जारी करे, रक्षा मंत्री जारी करे, विदेश मंत्री जारी करे। आप क्या कर रहे हैं? जो जिम्मेदार, जो सरकार बने, वो मुद्दा नहीं है जी, उस पर हम फिर चर्चा कर लेंगे। नहीं, आप कांग्रेस से अपेक्षा करेंगे, कांग्रेस को आप मुद्दा बना लेंगे, कांग्रेस के लिए कहेंगे कि कांग्रेस क्यों नहीं कह रही, कांग्रेस ने, जो भारतीय जनता पार्टी, जो भारत सरकार बने हुए, वो क्यों नहीं कह रहे हैं, आप ये पूछिएगा ना। दिग्विजय सिंह जी ने प्रजातंत्र की हत्या होते हुए देखी प्रजातंत्र के मंदिर पर, तो इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने कहा। चलिए, एक कमेंट हम राजेश जोरी जी का ले लें, उसके बाद फिर मैं आता हूं उमेश जी आपके पास में। राजेश जी, सिर्फ इस मुद्दे पर, यात्रा पर, कि यह यात्रा कितनी जरूरी, मकसद आप क्या समझ पा रहे हैं? उमेश जी जो बता रहे हैं वो अलग है, दिग्विजय जी के हिसाब से तो चंदा वसूली की यात्रा है, खैर, लेकिन आपको क्या लगता है कितना फायदा बीजेपी के लिए, या क्या मायने, कोई हिडन एजेंडा इसके पीछे? जी राजेश जी।
देखिए, इसमें आज की यात्रा के अगर आपने वीडियो देखे हों एयरपोर्ट के, तो वहां पर ऐसा शुरू में हम लोगों को लग रहा था कि सिर्फ वही लोग जाएंगे सिलावट जी के साथ के, या पुराने जो कांग्रेसी हैं जो बीजेपी में आए हैं उनकी ज्यादा संख्या रहेगी। लेकिन फिर आपने अगर उसको देखा हो कि वो जो वंदे मातरम और वो जो बीजेपी का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ना, जो नारे होते हैं वो सारे नारे लगाए जा रहे थे, तो बाद में पता चला कि बीजेपी के लगभग हर जो गुटबाजी या कुछ भी कह ले अपन, हर ग्रुप के लोग उसमें शामिल थे। एक तो ये बात थी। दूसरी बात है, कैलाश विजयवर्गीय के बारे में कहा जा रहा था कि उनको पसंद नहीं आ रहा है इनका एलिवेशन सिंधिया जी का, पर कैलाश विजयवर्गीय आज उनका स्वागत करने पहुंचे, ये पॉइंट भी आपने देखा होगा। तो ये राजनीति में ये बड़े अलग मायने इसके निकल सकते हैं, जिसपे बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं कि वो जो बीजेपी ने शायद ऊपर से ही सेंट्रल लीडरशिप ने जो भी कैलाश विजयवर्गीय और इन सब से बात करके उसके बाद ही कंसेंसस बना के इस यात्रा को निकाला है। तीसरी बात ये है कि आज वो कांग्रेस का आज के मिश्रा जी ने एक बयान जारी किया था अभी सुबह ही कि जनता से निर्वाचित और पिछले रास्ते से निर्वाचित, है ना। अब आप एक बात समझिए कि अपने देश में प्रधानमंत्री रहे हैं लोग, अपने देश में केंद्रीय मंत्री, और एक बार नहीं कई टर्म्स रहे हैं राज्यसभा से आके। तो राज्यसभा एक संविधान द्वारा दिया गया एक प्रावधान है और उसको अपर हाउस कहते हैं, उसकी तो ज्यादा रिस्पेक्ट है। मतलब जिस तरह के लोग वहां पे राज्यसभा में चुन के आते हैं, और सॉरी ज्यादा तो नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि जो लोकतंत्र में जो लोकसभा का रोल बड़ा होना चाहिए क्योंकि जनता चुन के भेजती, पर उसका महत्व कम नहीं है। चौथी बात ये है कि ये जो कल जाएंगे रावेरखेड़ी जाएंगे, जहां पर उनका पेशवा बाजीराव का की समाधि है, वहां जाएंगे। और आज इनका लंच हुआ है इनके यहाँ पे देवास जो विधायक हैं राजमाता के यहाँ। ये कहीं ना कहीं इतिहास से भी जोड़ रहे हैं अपने आप को, क्योंकि पेशवा के ये चारों कमांडर्स थे, चाहे पवार हो, चाहे गायकवाड़ हो बड़ौदा के, या फिर सिंधिया हो ग्वालियर के। तो उस इतिहास को भी जोड़ रहे हैं। उन्होंने भाषण में अपनी राजमाता, अपनी दादी को याद किया, दादी के जो मूल्य हैं उनको याद किया। मराठी वोट बैंक पर फोकस है, हम यही आपको बताना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं वो उस कनेक्शन पे भी ध्यान दे रहे हैं, जो कनेक्शन हमें लग रहा है कि बीजेपी की शायद ये पॉलिसी है कि कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला, ये जो ग्रुप है, इनसे जो चीज छूट रही है वो सिंधिया से पूरी हो जाए। ये हमें ऐसा लगता है, राजनीति का जो उद्देश्य ये लगता है। चल तो उमेश जी, सुना आपने योगेश जी कह रहे कि क्षमा यात्रा या माफी यात्रा निकालते तो बात थी, किस बात का आशीर्वाद, क्यों देगी जनता आशीर्वाद? जी, अब जनता के आशीर्वाद पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता है, और जो आशीर्वाद दाता होता है उससे आशीर्वाद मांगने का अधिकार सबके पास होता है। सगुण और निर्गुण, सराकार और निराकार, सभी को यह अधिकार है। अब ये जनता निर्धारण करेगी कि आशीर्वाद प्राप्त होगा कि नहीं होगा। अब योगेश जी तो चूंकि उस यात्रा के इस समय हिस्सा नहीं है, तो वो फोनों पर कुछ भी बता सकते हैं। मैं तो सुबह से उस यात्रा का हिस्सा बना हुआ हूँ, और जो राजेश जौहरी जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि जिस प्रकार का ज्योतिरादित्य जी का स्वागत विमानतल पर करा गया है, और जिस प्रकार ज्योतिरादित्य जी हो या तुलसी सिलावट जी हो या बाकी के कांग्रेस से आए हुए अन्य मित्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अविभाज्य अंग है इस समय, उन सबका आचरण भी मुझे लग रहा है कि संघनिष्ठ आचरण दिखाई देता है। स्वयं ज्योतिरादित्य जी ने कतारबद्ध खड़े एक एक कार्यकर्ता के पास जाकर उनका स्वागत स्वीकार करा है। तो कार्यकर्ताओं का आचरण और नेताओं का आचरण जो है वो संयुक्त भाव से दिखाई दिया है। तो मुझे लग रहा है कि एक आदर्श स्थिति का निर्माण हुआ है। और जहां तक योगेश भाई की चिंता है कि यात्रा फीकी रही है, तो मैं उनको बताता हूं कि मैं सुबह से इस यात्रा के साथ हूं, और इस समय भी मैं इस यात्रा में शामिल हूं। जो ऐतिहासिक स्वागत इस यात्रा का हुआ है, और अभी तो चूंकि भोजन का सत्र हुआ है, तो ये यात्रा तो बहुत धूमधाम से निकल रही है। और एक बात जो योगेश जी ने कही थी उसको जरूर उल्लेखित करना चाहता हूँ। हम नहीं चाहते कि आप अफगानिस्तान पर कोई बयान जारी करो, हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जिस समय फिलिस्तीन का मुद्दा और इजराइल का मुद्दा आता है, तो कांग्रेस पार्टी एक पक्ष बनकर क्यों खड़ी हो जाती है? उस समय भी आपको बयान जारी नहीं करना चाहिए, तब भी आपको कहना चाहिए कि इजराइल का और फिलिस्तीन का आपसी का मामला है। तो उस समय आप अल्पसंख्यक वर्गों को संतुष्टिकरण प्रदान करने के लिए फिलिस्तीन के मुद्दों के ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी खुलकर खड़ी हो जाती है, साथ में खड़ी दिखाई देती है। अब इस समय हम अफगानिस्तान को कैसे छोड़ दें? अफगानिस्तान में इस समय हमारे बीपीटी के जवान हो या हमारे राजनयिक हो या दूतावास में काम करने वाले लोग हो,
जो अन्य कारणों से वहां पर फंसे हुए हैं। ये बयान देने का समय नहीं है। सरकार को इस समय जो करना है वो सरकार कर रही है। हमारे एयरफोर्स के विमान वहां पर पहुंचाए गए हैं, उनको निकाला गया है। काबुल में एयरफोर्स का विमान मिलने की जब परिस्थितियां नहीं दिखाई दी भीड़ के कारण, तो दूसरी जगह उसको उतारा गया। उसके बाद हमने अमेरिका के साथ सहयोग लेकर 150 यात्री हमारे कल निकाले गए हैं। इस समय हमारी प्राथमिकता उनको बचाने की है। और एक आखिरी बात, चूंकि ये विषय से संलग्न नहीं है पर संदर्भ में इसलिए बोलना पड़ी कि आप विषय आ गया था। ज्योतिरादित्य जी की ये जो यात्रा है आज देवास शाजापुर में है। कल जैसा राजेश जी ने कहा कि रावेर खेड़ी में बाजीराव जी की समाधि पर जाएंगे। बाजीराव जी नेपोलियन से बड़े योद्धा थे, तो वहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करे जाएंगे। क्योंकि खंडवा लोकसभा का चुनाव भी सन्निकट है और जिला खरगोन लगता है, किंतु खंडवा लोकसभा का पार्ट है बड़वाल चनावद विधानसभा। तो कल दिन भर ज्योतिरादित्य जी की वहाँ व्यस्तता रहेगी। और फिर इंदौर में परसों ऐतिहासिक रैली है। योगेश भाई तो पास के ही है, महू के हैं। इंदौर आए और किसी स्थान पर कांग्रेसी मित्र की दुकान पर बैठकर देखे कि इस रैली का जलजला क्या है। चलिए, तो योगेश जी, मैंने तीनों गेस्ट आज इसीलिए इंदौर से रखे हैं। और योगेश जी, आप भी जनता उस क्षेत्र की, और अगर आपसे आशीर्वाद लेने आए तो क्या आशीर्वाद मिलेगा आपकी ओर से? देखिए, पहली बात तो मैं आपको विषयांतर बात कर रहा हूँ। एक बात का उमेश जी का जवाब देना बहुत आवश्यक है। ये जो बात कर रहे हैं कि हमें बयान नहीं देना आता है, तो ये भारत सरकार से निवेदन है आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से भारतवासी वहां पर फंसा हुआ है, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जिस तरीके से वहां परेशान और पताड़ी थे, अभी जो भेजे गए थे आपके जहाज, क्योंकि आप संवादहीनता कर रही है भारत सरकार, अभी तक वो सुरक्षित उसमें नहीं है। और आपका प्लेन वहां पर खड़ा हुआ और बहाना ये किया जा रहा है कि एयर स्पेस वहां पर नहीं मिल पा रहा है। भारत सरकार को चैतन्य होना चाहिए। विषयांतर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये भारत सरकार की जवाबदेही है, नरेंद्र मोदी की जवाबदेही है, अमित शाह की जवाबदेही है, भारत के हर उसके मंत्री की जवाबदेही है कि वो भारत को सुरक्षित निकाले। और ये जो लाल फीताशाही चलती ना, करेंगे देखेंगे और बोल वचन, भारतीय जनता पार्टी के बोल वचन बहुत होते हैं, यथार्थ के धरातल पर आज इंदिरा जी का शासन होता, राजीव जी का शासन होता, तो पता भी नहीं चल पाता इतने समय में। और किसी की हिम्मत नहीं होती कि भारत माता के ऊपर आंख दिखाने की, या भारत माता के लोगों के जो पुत्र है। ये एक विषयांतर बात है। दूसरी बात का मैं जवाब देना चाहूंगा, जो हमारे उमेश भाई कह रहे थे, उमेश भाई को बता दें, हम जानते हैं हमारा ये क्षेत्र है, तो हम ये भी आपको बताते हैं उमेश भाई, ये संख्या भी बता दो, भारतीय जनता पार्टी के उस रैली के अंदर कितने कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता है। ये शुद्ध रूप से सिर्फ ज्योतिराज सिंधिया जी की व्यक्तिगत रैली है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता नदारत हैं। अब क्या पता इनमें आंतरिक कोई विद्वेष चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। अरे उन्हें नाम गिना दिया कि भाई कैलाश जी भी आए थे, मेंदोला जी भी आए, सब तो गए क्या? पूछो उमेश जी से, क्या देवास तक साथ में ही है क्या? पता लगाया आप? मुझे तो देवास में वहां के लीडर जुड़ गए, गायत्री राजे पवार जुड़ी, महेंद्र सिंह सोलंकी जुड़े, मनोज पटेल जुड़े, सब तो जुड़े वहां पर। जी देखिए, मैं आपको बतला रहा हूँ, कहीं ना कहीं से अहम जारी है। और भारतीय जनता पार्टी में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि ज्योतिराज सिंधिया जी की भाजपा, एक शिवराज सिंह जी की भाजपा, एक कैलाश विजयवर्गीय जी की भाजपा और एक संघ की भाजपा, और ये सब अहम की राजनीति है। और ये ज्योतिराज सिंधिया जी को बार बार शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है कि उनके अस्तित्व पर चुनौती हो रही है, उनके अस्तित्व पर चुनौती। ये इसका आंतरिक ये है, इसका अंदर का एजेंडा ये उमेश भाई भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि इस एजेंडे के अधीन हो रहा है। इसमें क्या जन आशीर्वाद यात्रा और क्या जनता की, जब जनता की आप बाढ़ की ग्वालियर और चंबल संभाग में परवाह नहीं कर रहे और इंदौर में और मालवा में आकर आप जन आशीर्वाद निकाल रहे हैं। आप जाइए वहाँ ग्वालियर श्योपुर में जाकर हालात देखिए, आज तक नहीं सुधरे हैं वहाँ के हालत। ज्योतिराज सिंधिया जी की जवाबदेही है कि वहाँ पर जाकर आप स्थिति को सुधारें। आप यहाँ आकर जन यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा, क्योंकि ठीक है आपके तुलसी सिलावट पट्टे हैं, आपके बहुत सारे पट्टे हैं, भीड़ भाड़ इकट्ठी हो ही जाएगी इंदौर में। ये है यथार्थ, ये सच है आपके साथ। चलिए, तो ये उमेश जी, इस पे छोटा सा कमेंट लूंगा मैं आपसे लास्ट में, लेकिन राजेश जी एक छोटा सा कमेंट पहले आपका। साहित्यकारों से मिल रहे हैं, बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं, गणमान्य नागरिकों से मिल रहे हैं। एक जो दौर जो पहले चला था, अमित शाह जाते थे, तमाम मंत्री जाते थे उस दौर में, तो ये इस बार कैसे देख रहे हैं आपकी ये जो अब सिलसिला मध्य प्रदेश में लेवल पर या देश में राज्यों के लेवल पर अब ये जो चीज हो रही है और केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, क्या फायदा मिलेगा? लेकिन कोई बहुत जल्दी तो नहीं है कि अगर हम 24 की तैयारी, 23 की तैयारी से इसको देखें, क्या ये यात्रा का असर रहेगा तब तक? जी, हमें तो ये लगता है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य अपना अगर होगा, अगर राजनीतिक उद्देश्य होगा, तो ये उपचुनाव ही है। क्योंकि देखिए, खंडवा में जो कुछ होगा, इंदौर और खरगोन, देवास में जो होता है उसका असर खंडवा पे पड़ता है।
और जैसा कि अभी उमेश जी ने बताया कि वो सच्चाई यही है कि वो जिला खरगोन है, लेकिन वो जो ओंकारेश्वर, बड़वा और मंडलेश्वर इसके आसपास की जगह है, तो उसका एक दूसरे इलाके का असर एक दूसरे पे पड़ता है। दूसरी बात ये है कि जो अभी विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और योगेश भाई ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि अब चाहे सब चीजों से हटके विमानन मंत्री ये हैं, इन्होंने आज कहा है मैं विमानन को एक्सेलेंस पे ले जाना चाहता हूं। अभी इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बोला है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस यहाँ अफगानिस्तान से विमानन मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक मामला है, और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना स्किल दिखाना चाहिए, अपना अनुभव दिखाना चाहिए, लोगों से मिलके कैसे भी करके अपने जो भारतीय हैं, मतलब ये भी उनकी एक परीक्षा की घड़ी है कि आप अपने मंत्रालय की टीम को कैसे एक्सेलरेट करते हैं और अपने लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं, जितने भी जो बचे हैं, उनको कैसे लाया जा सके यहाँ पे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। बाकी इसका राजनीतिक फायदा बहुत ज्यादा कहीं नहीं मिलने वाला है, ये पक्का है। चलिए, तो ये छोटा सा कमेंट उमेश जी जो कह रहे हैं कि बहुत सारी भाजपा हो गई हैं और ये उन्हीं के अहम की लड़ाई है और सिंधिया को फोर्सली प्रमोट किया जा रहा है एमपी में। उमेश जी, भारतीय जनता पार्टी तो केवल एक ही है, इसमें कोई भी विभाजन नहीं है। योगेश भाई ने जो एक कटाक्ष करा था उसका जवाब दे देता हूँ क्योंकि समय सीमा कम है। योगेश भाई ने कहा था कि इस यात्रा में कैलाश विजयवर्गीय जी शामिल नहीं है, इस यात्रा में फलाने जी शामिल नहीं है। ये देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा में एक शक्तिशाली नेतृत्व है और हर विधानसभा में शक्तिशाली नेतृत्व है। कभी कमलनाथ जी की यात्रा निकलती तो आवश्यक है क्या पूरे समय दिग्विजय सिंह या अरुण यादव और अजय सिंह साथ में रहेंगे? पर्टिकुलर उस नेता की यात्रा होती है, ज्योतिरादित्य जी की यात्रा, स्थानीय नेतृत्व वहाँ पर शामिल है। कभी कभी योगेश भाई जैसे विद्वान मित्र इस तरह की मुझे लगता है कि निराधार बात नहीं, उन्होंने एक बात और कही कि इंदौर में तुलसी सिलावट पट्टे हैं उनके, इसलिए जुड़ गई भीड़ वहां पर। नहीं, पट्टे वाला विषय नहीं होता। पट्टावाद तो केवल कांग्रेस पार्टी में चलता है। यहाँ तो कार्यकर्ता पद्धति है और कार्यपद्धति पद्धति, और केवल तुलसी सिलावट जी ने तो एक निर्णय भी नहीं करा। निर्णय जितने करे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने करे, हमारे नगर के अध्यक्ष ने करे हैं, पार्टी की कोर कमेटी ने करे हैं, और उस कोर कमेटी के तुलसी सिलावट जी भी एक सदस्य है। बस उनकी भूमिका इतनी है। चल योगेश जी, आप भी साहित्यकार है, कहीं आ गए सिंधिया जी आपसे आशीर्वाद लेने या मिलने, क्या आपका रिएक्शन होगा योगेश जी? देखिए, एज ए साहित्यकार मैं कहूंगा तो ज्योति का जो आदित्य होता है, वो टमटमाती हुई ज्योति अब जो बुझने की ओर है, और जो आदित्य जिसको हम सूर्य मान रहे थे, जो आने वाले समय देश की संभावना बनने वाले थे, अब वो हमेशा के लिए स्याह काले बादलों में है। अब वो अरे आप साहित्यकार से भविष्य वक्ता हो गए आप तो। नहीं, ये भविष्य वक्ता। और एक बात बोलूं, मेरे उमेश भाई कह रहे थे कि भाई कैलाश जी क्यों नहीं जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनको तो चलना चाहिए, वो तो बंगाल तक होकर आए हैं। कैलाश जी को क्यों अवॉइड किया जा रहा है? कैलाश जी शुक्रिया योगेश जी आपका, उमेश जी आपका बहुत शुक्रिया, राजेश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा